बेला पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी और कल्याणी जयचंद की पौत्री। जैसा कि हम सभी जानते ही है कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद आपस में रिश्तेदार मौसेरे भाई थे। उनके नाना दिल्ली के राजा अनंतपाल ने दिल्ली का राज पृथ्वीराज को सौंप दिया था। इस वजह से जयचंद पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था। जयचंद के पत्नी की भतीजी संयोगिता को पृथ्वीराज द्वारा शादी करके ले जाने के कारण यह ईर्ष्या दुश्मनी में बदल गई थी। इन कारणों से जयचंद किसी भी तरह से पृथ्वीराज चौहान को समाप्त कर देना चाहता था। उन दिनों में अफगान लुटेरे मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना के साथ सभी भारतीय हिंदू राजाओं ने साथ दिया था। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया था। तब वह कुरान की कसम खाकर माफी मांगकर अपनी जान बचाकर वापस गया था। लेकिन गौरी का एक आदमी मोइनुद्दीन चिश्ती, जो तंत्र मंत्र में माहिर था, वह अजमेर में रहकर संत की तरह एक मंदिर के बाहर बैठकर जासूसी का काम करने लगा। जब उसको पृथ्वीराज और जयचंद की दुश्मनी का पता चला तो उसने जयचंद को समझाया कि अगर तुम गौरी का साथ दो तो तुमको दिल्ली की सत्ता मिल सकती है। जयचंद उसकी बातों में आ गया, क्योंकि तब तक जितने भी इस्लामी हमलावर भारत में आए थे वे केवल लूटमार करके वापस चले गए थे। कोई भी भारत में राज करने के लिए नहीं रुका था। गौरी के फिर से भारत पर हमले के समय जयचंद ने न केवल गौरी का साथ दिया बल्कि अपने मित्र राजाओं को भी पृथ्वीराज का साथ देने से रोका। उस लड़ाई में पृथ्वीराज की हार हुई और गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। जयचंद को लगता था कि उसे अब दिल्ली का राजा बनाया जाएगा। उस जयचंद के मोहम्मद गौरी से जीत का इनाम मांगने पर उसकी यह कहकर गर्दन काट दी गई कि जो अपनों का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। जिस संयोगिता के हरण को जयचंद ने अपनी इज्जत का प्रश्न बनाया था, उस संयोगिता को चिश्ती के कहने पर पूर्ण नग्न करके सैनिकों के सामने फेंक दिया गया था। गौरी ने भारत की सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन और बख्तियार खिलजी को सौंप दी और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। साथ में भारत की हजारों महिलाओं को भी ले गया। उन स्त्रियों में पृथ्वीराज की बेटी बेला और जयचंद की पौत्री कल्याणी भी थी। मोहम्मद गौरी ने अपनी जीत के तोहफे के रूप में बेला और कल्याणी को गजनी के सर्वोच्च काजी निजामुल्क को देने का ऐलान कर दिया। इस घटना पर बने एक नाटक में बोले गए गौरी और काजी निजामुल्क के संवाद को भी यहाँ बताना प्रासंगिक समझता हूँ। गौरी ने काजी निजामुल्क से कहा, काजी साहब, मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50,04,000 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा, पन्ना, जरीदार वस्त्र और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया हूँ। इस पर गौरी की तारीफ करते हुए काजी ने पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ दीन ईमान का पाठ पढ़ाया कि नहीं? गौरी ने कहा, बहुत से लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार और चिश्ती वही है और वे बुत परस्ती को खत्म करने और इस्लाम का प्रचार करने में लगे हुए हैं। और वहां से लाए गए दासों और दासियों का क्या किया? दासों को गुलाम बनाकर गजनी लाया गया है। अब तो गजनी में बंदियों की सार्वजनिक बिक्री की जा रही है। रौन्नाहर, इराक, खुरासान आदि देशों के व्यापारी गजनी से गुलामों को खरीद कर ले जा रहे हैं। एक एक गुलाम 2-2 या 3-3 दिरहम में बिक रहा है।
हिंदुस्तान के मंदिरों का क्या किया? मंदिरों को लूटकर 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियां लाई गई हैं। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग भी लाए गए हैं और बहुत से पूजा स्थलों को नेपथा, एक ज्वलनशील पदार्थ और आग से जलाकर जमींदोज कर दिया गया है। वाह अल्लाह मेहरबान। तो गौरी पहलवान, गोरे और काले, धनी और निर्धन गुलाम बनने के प्रसंग में सभी भारतीय एक हो गए हैं। जो भारत में प्रतिष्ठित समझे जाते थे, आज वे गजनी में मामूली दुकानदारों के गुलाम बने हुए हैं। फिर थोड़ा रुककर काजी ने कहा, लेकिन हमारे लिए कोई खास तोहफा लाए हो या नहीं? लाया हूं ना काजी साहब। क्या? जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला। तो फिर देर किस बात की है? बस आपके इशारे भर की। और काजी की इजाजत पाते ही शाहबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों राजकुमारियों से इस्लाम कबूलने और उससे निकाह करने का प्रस्ताव रखा। बेला और कल्याणी भी समझ चुकी थी कि अब बचना असंभव है, इसलिए उन्होंने एक खतरनाक चाल चली। बेला ने काजी से कहा, काजी साहब, आपकी बेग में बनना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। हाँ हाँ, कहो क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र न किया जाए, और दूसरी शर्त है कि हमारी परंपरा के अनुसार दूल्हे और दुल्हन का जोड़ा हमारी पसंद का और भारत से मंगवाया जाए। इस पर काजी ने खुश होकर कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। फिर बेला और कल्याणी ने एक पत्र लिखा, जिसको पृथ्वीराज के साथ बंदी बनाकर लाए गए कवि चंद बरदाई को देकर भारत से कपड़े मंगवाने के लिए भेजा गया। कवि चंद बरदाई पत्र में लिखे शब्दों के भाव को समझ गए और विशेष प्रकार के कपड़े लेकर वापस आ गए। काजी के साथ उनके निकाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में विवाह की तैयारी शुरू हुई। कवि चंद बरदाई द्वारा लाए गए कपड़े पहनकर काजी साहब विवाह मंडप में आए। कल्याणी, बेला और काजी ने भारत से आए हुए कपड़े पहन रखे थे। शादी को देखने के लिए बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी साहब से कहा, हमारे होने वाले सरताज, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहती हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है। और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से शादी रचा रहे हैं। शादी के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का पहनना ही है। तब हमारी सुंदरता का होना न के बराबर ही होगा। नकाब में छिपी हुई सुंदरता भला तब किस काम की? हाँ हाँ, क्यों नहीं, काजी ने उत्तर दिया। और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगोरे पर गया। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ही काजी साहब के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि कविचंद ने बेला और कल्याणी का रहस्यमयी पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी साहब विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था ना? हमने तुझे मारने का षड्यंत्र रचकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया। हम हिंदू कुमारियां हैं समझे,
किसमें इतना साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा दे। कल्याणी ने कहा, नालायक, बहुत मजहबी बनते हो, अपने धर्म को शांतिप्रिय धर्म बताते हो और करते क्या हो? जिहाद का ढोल पीटने के नाम पर लोगों को लूटते हो और शांति से रहने वाले लोगों पर जुल्म ढाते हो। थू, धिक्कार है तुम पर। इतना कहकर दोनों राजकुमारियों ने महल की छत के किनारे खड़ी होकर एक दूसरी की छाती में विष भरी कटार जोर से भोंक दी और उनके प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। पागलों की तरह इधर उधर भागता हुआ काजी भी तड़प तड़प कर मर गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर अधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया, वह सराहने योग्य है। आज सारा भारत इन बेटियों के बलिदान को श्रद्धा के साथ याद करता है। यह कहानी स्कूली इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन यह बहुत मशहूर लोक कथा है जिस पर मेलों में अक्सर नाटक किया जाता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।